अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारा MCQ सेशन है पार्ट नंबर 11 है हमारा। दिस इज 11 पार्ट। इससे पहले हमने 10 पार्ट देखे हैं स्टैटिस्टिक्स के। ये हमारा 11वां पार्ट होगा और इस 11वें पार्ट से हम लगभग 6 लेक्चर्स, 6 आपके MCQ सेशंस लाऊंगा, 6-7 लगभग, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे ही बेस होंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप आराम से हर दिन मैं आपको MCQs लेकर आऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 11 MCQ सेक्शंस का। ठीक है, अब देखते हैं नंबर वन क्या है आपके पास। Which of the following is a type of mathematical average? अब आपको याद होना चाहिए बेटा, हमने बोला था कि मैथमेटिकल, देखिए मैंने बोला था एवरेजेस दो तरह के होते हैं। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा होता है पोजिशनल एवरेज। सर पोजिशनल में कौन आता है? जो मैथमेटिकल एवरेज है ना उसमें आता है आपका मीन, बस उसमें एक ही आता है मीन। जो पोजिशनल होता है ना इसमें आता है मोड और आता है मीडियन। बताओ अब इनमें से कोई ऑप्शन है जो मैथमेटिकल एवरेज है? हमें ढूंढना है क्या मीन इसमें है। मीन तो है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज आएगा। सिंपल आपको कंफ्यूज खुद को नहीं करना है। सिंपल अगर आप कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे, बस कॉन्सेप्ट चेक करना होता है, एग्जामिनर भी वहां पे कॉन्सेप्ट ही चेक करेगा। आपने ऐसे नहीं देखना है चलो पार्टीशन मुझे लगता है हो सकता है, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पे आना है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बस उसी पे आओ। ये एग्जामिनर भी आपका देखता है कि आपका कॉन्फिडेंस, अगर वो कोई चीज पता है वो देखता है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन। मैंने आपको पढ़ाया है अरिथमेटिक मीन की फॉर्मूला क्या है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समेशन x होता है बराबर x बार होता है बराबर समेशन xi डिवाइडेड बाय n। ये तो मैंने पढ़ाया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोलता है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज, ये आपके पास है 5, 7, 9, 15 और 20। कितने हैं? 5 है। इनका ऐड करोगे, डिवाइड बाय करोगे 5, क्या आ जाएगा वो? 5 + 7 इज 12 है ना। 12 + 8 इज 20, इट इज 21 प्लस 20 + 10 इज 30, ये आएगा 35 डिवाइडेड बाय 5। तो किसके बराबर आएगा? ये आएगा आपके पास बेटा 21 प्लस ये बनेगा 6, 56/5। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बनेगा 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 एंड 11 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आएगा 11.2। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी आपका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में अरिथमेटिक मीन उधरी से देकर है आपके पास। सबसे पहले 10, 15, x, 20 और 30, इसका मीन किसके बराबर आएगा? डिवाइड बाय करोगे आप 5 से, ये आएगा ये उधरी से बराबर 20 के बराबर। और मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, अगर ये 5 यहां पे चढ़ाएंगे ये बनेगा 10 + 15 कितना बनेगा? 25 है ना। 10 + 15 आएगा ना 25, 25 + 30 + 50 आएगा 50 है ना, वो बनेगा 75। तो 75 + x बनेगा 100 के, तो x किसके बराबर आएगा? 100 - 75 आएगा 25। तो आपका x आ गया 25, ये आपको निकालना था। By which formula is the combined arithmetic mean estimated? मैंने आपको बोला था सर combined arithmetic mean, जरा बोलिए क्या बोलता है। combined arithmetic mean आपको बेटा बोलता है, अगर आपके पास लेट्स सपोज एक बहुत बड़ी सीरीज थी, ये एक ही सीरीज थी, मान लेते हैं बेटा एक सीरीज थी, मैंने इसको दो ग्रुप्स में मतलब कन्वर्ट किया। ग्रुप नंबर ए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, लेट्स सपोज ग्रुप बी। मैंने इस ग्रुप ए की अलग से मीन निकाला, लेट्स सपोज उसकी मीन जो है ना x1 बार निकला, इस ग्रुप 2 की x2 बार निकली। फिर आपको याद होगा, अगर मैं फिर टोटल में मीन बताऊंगा ना, टोटल में सीरीज की क्या मीन है, वो आता था बराबर x1। लेट्स सपोज इस ग्रुप ए में n1 एलिमेंट्स है, इस ग्रुप 2 में n2 एलिमेंट्स है, इसका मतलब x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ये होता था कंबाइंड मीन। इसको लिखते थे x1 2 बार से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है।
ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अच्छे से देख लो। अर्थमेटिक मीन, देखो अच्छे से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब बोला आपको अर्थमेटिक मीन क्या है बेटा, एक मिनट। ओके, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज इज 15। एक सीरीज का अर्थमेटिक मीन है 15, तो एक्स बार है 15। बोरा अगर 5 करेंगे ना इसको ऐड, ठीक है, 5 करेंगे ऐड, अर्थमेटिक मीन कितना है 15। बोल रहे अगर 5 ऐड करेंगे इन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज, सारी जगह क्या करेंगे ऐड 5। मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा, अगर आप सारे आइटम्स को 5 5 5 5 ऐड करोगे तो जो नया अर्थमेटिक मीन होगा, मीन को भी 5 ऐड होगा, इसका मतलब 5 को ऐड करेंगे तो 20 बनेगा। देखो जब आप कॉन्सेप्ट होगा ना, यानी जो मैंने ये पढ़ाया था, ऑलरेडी मैंने ये पढ़ाया हुआ था, तो तब आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको याद है तो फिर आराम से इसको आंसर कर सकते हो। तो चलो बेटा आगे चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन थ्रू एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से कौन सा आप करते हो, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं हम काम, उसमें होता है x इज इक्वल टू a, ठीक है, तो उसमें क्या होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, x इज इक्वल टू a प्लस समेशन, हाँ, डी आई डिवाइडेड बाई एन। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए बेटा क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। मीन है, नहीं मीन तो है, मोड मीडियन नहीं, इसका आएगा सेंटर स्टैंडर्ड डिविएशन। सर स्टैंडर्ड डिविएशन फिर क्या है, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल डिस्पर्शन है, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल डिस्पर्शन में आता है और वो हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। विच इज नॉट अ मेथड टू फाइंड अर्थमेटिक मीन। इनमें से कौन सा मेथड है जिससे हम अर्थमेटिक मीन नहीं निकालते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, क्या डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, हाँ हम निकालते हैं। एज्यूम्ड मीन से निकालते हैं, हाँ निकालते हैं। स्टेप डिविएशन से निकालते हैं, हाँ निकालते हैं। कार्ल पियर्सन मेथड से निकालते हैं, नहीं, यही तो आएगा फिर इसका। एज्यूम्ड मीन इज टेकन इन विच मेथड। एज्यूम्ड मीन किस में लेते हैं, डायरेक्ट में लेते हैं, नहीं डायरेक्ट में नहीं लेते हैं। कार्ल पियर्सन में लेते हैं, नहीं। स्पियर्समैन्स मेथड में लेते हैं, नहीं। स्टेप डिविएशन में लेते हैं, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आज का ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं। सम ऑफ डिविएशंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप सम ऑफ डिविएशंस निकालोगे ना फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, वो हमेशा 0 के बराबर होता है। देखिए कॉन्सेप्चुअल चीजें है, अगर आपको सीधे याद होंगी ना ये कॉन्सेप्चुअल चीजें, तब जाके आप ये कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा अब सोचना पड़ेगा, अच्छा 0 के वक्त, ये सोचना वोचना एग्जाम में नहीं मांगता है। एग्जाम में सीधे आपको आंसर आना चाहिए दिमाग में, आप सीधे टिक मारनी चाहिए एकदम से। चलो बेटा, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके लिए लाया हूँ। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, इन डैश अर्थमेटिक मीन ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। मैंने आपको बोला है हमारे पास एक तो होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन वो होता है जहां पर हर किसी आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसका मतलब सिंपल आ जाएगा। वेटेड होता है जिसमें हर किसी आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, आधों को कुछ अलग इंपॉर्टेंस, आधों को कुछ अलग। डैश मीन इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज। बताओ कौन सा है मीन, अर्थमेटिक की ज्योमेट्रिक, तो इसका आंसर आएगा अर्थमेटिक, ठीक है। ज्योमेट्रिक थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना। तो आगे चलते हैं। डैश मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द डिविएशंस फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन मेथड हैव सम कॉमन फैक्टर। मैंने आपको बोला जब एज्यूम्ड मीन मेथड में हम डिविएशंस निकालते हैं, अगर उन सारे डिविएशंस में कोई कॉमन फैक्टर है, बोला था मैंने, फिर कौन सा मेथड हम यूज करते थे, फिर हम कहते थे स्टेप डिविएशन। तो इसका आंसर आएगा स्टेप डिविएशन मेथड। आसान है लेकिन कब, जब हमने पिछला पढ़ा है। If each item of a series is increased by some constant, the mean is also decrease की increase पढ़ाया है मैंने, इसको increase आएगा। The sum of the square deviations, the sum of the square deviation, अच्छे से देख लो क्या बोलता है, the sum of the square deviation of the items from arithmetic mean is, क्या वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। याद रखो अगर आप डिविएशंस को स्क्वायर करोगे ना फिर सम करोगे, ठीक है, लेकिन किसका, अर्थमेटिक मीन का निकालोगे, वो हमेशा मिनिमम होगा। याद रखना है वो हमेशा क्या होगा, वो मिनिमम ही होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, तो देख लेते हैं क्या है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है।
अर्थमेटिक मीन मेक्स कंपैरिजन इजी और डिफिकल्ट। अर्थमेटिक मीन से तो इजी होता है, इजी को क्लिक करेंगे। अच्छा, अर्थमेटिक मीन इज नॉट अ सुटेबल मेजर इन केस ऑफ, कब? जब इसमें परसेंटेज में देकर होता है तब हम अर्थमेटिक मीन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, मैंने कुछ ट्रू फॉल्स भी आपके लिए यहाँ पे लाए हैं, वो देख लेते हैं क्या है ट्रू फॉल्स आपके लिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। हाँ बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी उसी को बोलते हैं, तो ट्रू आएगा। एवरेज हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या ये ट्रू है? हाँ, क्यों? क्योंकि एवरेज अगर लेट सपोज 1 लाख वैल्यूज है, अरे भाई गवर्नमेंट कहाँ आपको 1 लाख वैल्यूज देखेगा? वो गवर्नमेंट को अगर पॉलिसी बनानी है ना, वो बोलता है कि भाई चलो मिसाल के तौर पर हमको क्या करना है काम, हम गवर्नमेंट को कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, ठीक है। वो क्या चेक करता है? वो प्रीवियस वैल्यूज चेक करता है कि मतलब लेट सपोज पिछली साल जीडीपी क्या रहा है। जो जीडीपी होता है या जितने भी चीज़ होते हैं, जो भी हम फैक्टर्स होते हैं, वो एवरेज निकाला जाता है। वो हर दिन का नहीं निकालते, हर घंटे का, हर दिन का, हाँ वो निकालते हैं एक साल का पूरे में एवरेज क्या था, टोटल में क्या था। तो ये भी ट्रू है। द मीन ऑफ द वेटेड आइटम्स इज कॉल्ड वेटेड एवरेज, ये भी तो ट्रू है, अभी मैंने पढ़ा। If a given number is subtracted from all the items in a series, then the arithmetic mean will increase। नहीं पढ़ाया है मैंने, अगर आप हर किसी आइटम को एक खास नंबर, किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर आपका मीन इंक्रीज नहीं होगा, आपका मीन डिक्रीज होगा बाय दैट नंबर। सो ये फॉल्स है। देयर इज लीस्ट इफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यूज ऑन अर्थमेटिक मीन, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये भी फॉल्स है, नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, अर्थमेटिक मीन इज शोन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये तो ट्रू नहीं है, ये तो गलत फॉर्मूला है। एक्स बार होता है बराबर समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये तो गलत फॉर्मूला, ये फॉल्स आएगा। ए गुड एवरेज शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, ये भी आपका ट्रू ही है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। अगले सेशन में जो हमारा पार्ट नंबर 12 होगा, उसमें भी हम मीन के ही बारे में, अभी हम मीन के बारे में बहुत आपको मैं बताऊंगा, तो मीन के बारे में हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, ज़्यादा मुझे लगता है 150 करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सारा का सारा A to Z करवाऊंगा, हर कोई, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो थ्योरी हो, कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपका जल्दी आपका आ जाएगा, फिजिक्स सेक्शन भी आ जाएगा और इकोनॉमिक सेक्शन भी जल्द ही आ जाएगा। आप बस जुड़े रहे हमारे साथ, आप देखोगे आपको मैं एग्जाम के लिए फुल प्रिपेयर करवा के ही रहूँगा, ठीक है। हमको जो हमें छुट्टी आ जाएगी, अब हो सकता है अब छुट्टी आ जाएगी, अब थोड़ा लेट आ जाएगा एग्जाम, उसका हमको भरपूर फ़ायदा उठाना ही उठाना है, ठीक है। MCQs भी लगाने हैं डिफरेंट, अगर आपको इसके बगैर भी कहीं से और मटेरियल मिल रहा है जहाँ से आपको MCQs हो रहे हैं, तो आप वो भी कीजिए, हर कोई चीज़ कीजिए आप, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को भी एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।